हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, समरी इट मीन्स एक हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे इस चैप्टर में कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं, कौन कौन से रूल मेथड्स आए हैं और एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन हमने फेस किए हैं। ओके, तो ओवरऑल इस चैप्टर की हम समरी करेंगे। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। चैप्टर के एंड में हमने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना हमने। ओके, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मेमोराइज करना है हमें। ठीक है, कि ये पढ़ा था, ये क्या था। ठीक है, ये टॉपिक किया था आपने, ये क्या था, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। तो एक तरह से शॉर्ट रिवीजन करना है इसका हमने। ओके, देन देखते स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द चैप्टर रियल नंबर 1। और ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी चैप्टर या कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो एंड में हमें क्या चाहिए, हमें यही उम्मीद होती है कि इसको हम सीखें। ठीक है, ताकि इस तरह की जब प्रॉब्लम हमारे सामने आगे आए, कभी भी हमें फेस करना पड़े, तो हम उसे क्या करें, इजीली सॉल्व कर सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसीलिए समरी उसका देखना, मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट सा बन जाता है कि हाँ, जैसे रियल नंबर हमने पढ़ा एक चैप्टर, इस रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से लेकर के फंडामेंटल थ्योरम या फिर डेसिमल एक्सपेंशन, सारी चीज़ें कैसे हैं, किस तरह की हैं, क्या क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ा था। तो एक हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि इसमें बस इतनी सारी चीज़ें हैं, 10 या 5। ठीक है, उसमें से मुझे ये टॉपिक क्लियर हो गया और ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है। जब तक आप समरी नहीं करोगे, मेमोराइज नहीं करोगे, ओके, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बस ऐसे लगेगा कि हाँ, मैंने ये किया है, सब कुछ कर लूँगा, और जब करने की ज़रूरत पड़ेगी तब क्या करोगे, भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए समरी करो। कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर पढ़ो, ऐसे ही मन लगा के पढ़ो, लेकिन उसका समरी ज़रूर करो, उसका शॉर्ट रिविजन ज़रूर करो। एंड में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसका शॉर्ट रिविजन बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, देन आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके, देन देखते हैं समरी ऑफ द चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले क्या किया था आप लोगों को पता होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब ये क्या था, एंड एल्गोरिदम, दोनों किए थे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट था। ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट में क्या था, A = BQ + R, BQ + R। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट था यूक्लिड डिवीजन लेमा में। कैसा था, क्या था, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेंड है, वीडियो भी डली हुई है, आप लोग देखना चाहो, जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। A, B, Q, R ये चीज़ें क्या हैं इसको मैं बता देता हूँ। A, B वेयर A is greater than B एंड A, B are two पॉजिटिव इंटीजर। A और B दोनों क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, जहाँ पे A B से क्या था, बड़ा। ओके, अब Q और R क्या है, तो Q और R चलो ऐसे देख लेते हैं। जब ये दो इंटीजर हैं और A B से बड़ा है तो A में हम डिवाइड करते थे किससे, B से। तो जब किसी नंबर में एक दूसरे नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक कोसेंट मिलता है, भागफल। ओके, और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है जो कि हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो देखो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे इसे लिखते हैं। होता क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। गॉट इट? आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा। और हमें पता है डिवाइजर और डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर में एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसी रिलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है यूक्लिड के द्वारा सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, इसी का नाम दे दिया गया लेमा। इट मीन्स के एज अ फॉर्मूला, एक रूल। ओके, ये एक रूल है। ठीक है, जिसमें से A, B दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक में दूसरे से डिवाइड किया जाता है तो एक कोसेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। क्लियर है? हाँ, हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस
QUO प्लस रिमाइंडर। ओके, अब डिविडेंड यहाँ पे क्या है A इक्वल टू डिवाइजर क्या है B इंटू कोसेंट क्या है Q प्लस रिमाइंडर क्या है R एंड दिस इज A इक्वल टू BQ प्लस R। क्लियर, ये चीज़ हो गई, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब एक बार देख लेते हैं R के बारे में, रिमाइंडर क्या है। इसके पीछे यहाँ पे एक और R की डेफिनेशन भी है, कैसी है, अब देखो R की वैल्यू हमेशा B से छोटी होनी चाहिए, B से। इट मीन्स यहाँ पे ये जो रिमाइंडर दिखाई दे रहा है, इस रिमाइंडर की वैल्यू B से हमेशा छोटी होती है। इट मीन्स कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। ओके, इसलिए रिमाइंडर हमें, सॉरी यहाँ पे उल्टा ये साइन लगा हुआ है, R की वैल्यू हमेशा B से छोटी होती है। ओके, R इज लेस देन B ऑलवेज। इज इट क्लियर, R की वैल्यू हमेशा B से, इट मीन्स कि डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, और R बड़ा होता है 0 से। R बड़ा भी होता है 0 से और R इक्वल भी होता है 0 के। ठीक है, ये 3 साइन थे। तो देखो R तो छोटा होगा B से। ओके, R छोटा होगा B से। R इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है, यहाँ पे कभी 0 भी आ सकता है। ये R इक्वल टू 0, इट में बी 0, ओके, समटाइम्स, एंड ऑल्सो इट में नॉट बी 0। कभी कभी ये 0 हो भी सकता है, कभी कभी 0 यहाँ पे नहीं आता है, रिमाइंडर कुछ और आता है। ठीक है, इट मीन्स R की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और R की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इन दोनों साइन को मिला के एक ही साइन लगा दिया जाता है, R इज़ ग्रेटर देन R इक्वल टू 0। ये ऐसे साइन लग जाता है। ओके, और इसको और इसको एक ही साथ मिला के लिख दिया जाता है कुछ इस तरह से, R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0। ओके, तो ये R की डेफिनेशन हो गई, किसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ओके, तो इतना था यूक्लिड डिवीजन लेमा। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, फटाफट ये देख लेते हैं हम। यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या था, एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम था कि ये एक प्रोसेस है। ओके, ये एक प्रोसेस था किसका, वेल डिफाइंड स्टेप्स का, स्टेप्स जिसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखते थे, और ऐसे स्टेप बना के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करते थे। ओके, जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 में था, इससे पहले हमने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके एक प्रोसेस के थ्रू हम उसका स्टेप फाइंड आउट करते थे। उसी प्रोसेस को एल्गोरिदम कहा जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का ये प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और कुछ इस तरह का कुछ ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो भी वेल डिफाइंड स्टेप्स के साथ। ठीक है, स्टेप में क्या यूज़ किया जाता है, लेमा। क्लियर है इतना। अब देखते हैं आगे। तो एल्गोरिदम एक प्रोसेस है। ओके, देन डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम हो गया। इसके बाद से हमारा था एल्गोरिदम, और इसके बाद हाँ एक्सरसाइज 1.1 आ जाते हैं। उसमें कुछ था जैसे ऑड, कुछ इंटीजर होते हैं, जैसे मान लो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये इसका फॉर्म कैसा था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, या तो 6q + 1 का था, या 6q + 3 का, या 6q + 5 का। ठीक है, ये था। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो वो किस फॉर्म का हो सकता है, इस फॉर्म का हो सकता है, 6q + 1, 6q + 3, और कैसे ये सारी चीज़ें आती थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्वेश्चन में सॉल्व किया था और समझने की भी कोशिश की थी। ओके, तो ये था। और इसी में एक और था, जैसे किसका था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होता था, 3m का था। ओके, 3m का हो सकता था, या 3m + 1 का हो सकता था स्क्वायर। ओके, इस टॉपिक में यही था, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, एक तो ये था, और स्क्वायर के बाद एक थर्ड था हमारा क्यूब।
क्यूब क्या था, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब में क्या हम करते थे, क्यूब में यहाँ पे 3 की जगह क्या होता था 9m, क्लियर है, इस फॉर्म का होता था, या फिर 9m+1 के फॉर्म का होता था। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी इसको एक्सरसाइज 1.1 में हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए थे, आप लोगों ने देखा भी। ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा, और इस तरह से एक मेमोरी में भी बना रहेगा कि हाँ ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, क्यूब का फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था। अब देख लेते हैं आगे क्या है। इसके बाद जब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होती है तो उससे पहले आता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल, एक मिनट, ये है फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ओके, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ये क्या था, इसमें कंपोजिट नंबर हमने एक्सप्लेन किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, और कंपोजिट नंबर को ही प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम बेसिकली यही था। क्या है ये, इसमें सबसे पहले एक कंपोजिट नंबर आता है, पहले देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 30 है, क्या है 30 है। अब देखेंगे 30 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। ओके, इट मीन्स ये 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से है, 6 से है, 10 से है, ओवरऑल 30 से भी है, 15 से भी है। ठीक है, 15, 13 ये है। ओवरऑल कहने का मतलब कि वो सभी नंबर जो 1 और इट सेल्फ मतलब अपने आप को छोड़ के, एक से और अपने आप को छोड़ के बाकी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, मतलब डिवाइड करने पे पूरी तरह से ये कट जाते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इस तरह के नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और कंपोजिट नंबर को ही भाज्य संख्या कहते हैं। क्या, हिंदी में इसे भाज्य संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। इट मीन्स कंपोजिट नंबर 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाले नंबर होते हैं, डिविजिबल होते हैं। 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल होते हैं, वही कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर। मान लो ये क्या है, प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जैसे इसमें 1 और इट सेल्फ को छोड़ के और नंबर से ये डिविजिबल होते हैं कंपोजिट नंबर। उसी इसके जस्ट अपोजिट की बात करें ये प्राइम में, तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 17 या 19 हमने ले लिया, ये केवल और केवल 1 से डिवाइड होगा और इट सेल्फ से डिवाइड होगा। इट मीन्स कि अपने आप से। ये नंबर जो 19 है ये 1 से डिविजिबल है और 19 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि अपने आप से डिविजिबल है। तो वो सभी नंबर जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हों, ओके, तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम। ओके, फंडामेंटल थ्योरम क्या था, फंडामेंटल थ्योरम, मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था 30 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 30 क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ओके, इसको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 2, 3 एंड 5। ओके, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। अब देखिए ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है, और ये ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर है, इसके फैक्टर का प्रोडक्ट है ये। ओके, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। ओके, क्लियर है इतना। अब देखो क्या है, या 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। ज़्यादा हमें और नहीं करना, बस हमें समझना है कि फंडामेंटल थ्योरम में कंपोजिट नंबर जो यहाँ पे भाज्य संख्या होती है, इस भाज्य संख्या को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर है इतना। ये था फंडामेंटल थ्योरम। अब आगे देख लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम के आगे क्या था। इसका स्टेटमेंट भी था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ओके, तो ये था इस फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट। और इसके बाद हमें क्या था, हाँ, इसमें हमने फाइंड आउट किया था HCF। ओके, HCF एंड LCM, ठीक है, वो भी किससे, ये फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड।
ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया था। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर लेते हैं और एलसीएम में लार्जेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। ओके, जैसे मान लो कोई दो नंबर हो, जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, तो 12 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 3। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? ये 2 का पावर 2 इंटू 3। 18 में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 पे स्क्वायर। अब क्या है, इनका मान लो एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ। ओके, तो मैंने कहा स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं प्राइम फैक्टर का। तो देखो एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ 2 तो कॉमन है, नो डाउट, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर क्या है? 1, तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 क्या होगा? कॉमन होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, बट कॉमन तो दोनों हैं। इस दोनों में यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन है? 1, तो 3 पे पावर 1 कॉमन आएगा। इट मीन्स 2 इंटू 3, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, और ये हो गया 6 हमारा एचसीएफ हो गया। इसी तरह से एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम। ओके, तो ग्रेटेस्ट पावर की बात करते हैं। यहाँ पे है 2 की पावर 2 और यहाँ पे है 3 की पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था एलसीएम एचसीएफ बाय इट्स फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, और इसमें अब एक और चीज़ थी एलसीएम और एचसीएफ में, जब कोई दो नंबर दिया होता था तो उस पर क्या था? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ओके, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। यदि दो संख्याएं दी होती थी, जैसे मान लो यहाँ पे दो संख्याएं, एक अभी लिया था हमने जो एग्जांपल में 12 एंड 18, तो 12 एंड 18 का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इनका। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना आया था? 6 आया था, एचसीएफ 6 आया था और एलसीएम 36 आया था। अब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। ओके, तो ये था एक रिलेशन हमारा, तो इसे भी आप लोग याद रखना। इससे कई और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। मान लो एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ, तो इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो इधर, बटे में एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था ये। मान लो एलसीएम निकालना हो, एलसीएम, ठीक है, तो एचसीएफ को इधर ला दो, इधर एचसीएफ आ जाएगा, इधर से एचसीएफ। ओके, इस केस में क्या होता है, मान लो एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया रहता है और दोनों नंबर दिया रहता है, तो पूछेगा एलसीएम बता दो, तो एचसीएफ को यहाँ पे रखो, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, ये निकल जाएगा एलसीएम। तो ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, तो ये चीज़ें थी। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। एंड देन आगे देखते हैं, इसके आगे कौन सा टॉपिक था? हाँ, प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे। प्रूव। ओके, प्रूव दैट √2, √3, √5, √6, √7 ओके आर इरेशनल। ये सभी क्या थे? इरेशनल। इन सभी को हमें इरेशनल प्रूव करना था। ओके, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था? हमने देखा कि इरेशनल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनको हम क्या मानते हैं? रेशनल मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या मानने के बाद से जहाँ पे परिमेय मानते हैं तो P अपन Q के फॉर्म में आता है, जहाँ पे P और Q को प्राइम होते हैं। को प्राइम अभी आया था इसमें, इस वाले कॉन्सेप्ट में को प्राइम एक डेफिनेशन आई थी। को प्राइम, पहले ये देख लेते हैं। को प्राइम नंबर कौन होते हैं? बेसिकली को प्राइम नंबर दो नंबर का एक पेयर होता है। इसमें दो नंबर होते हैं, जैसे मान लो 12 है और यहाँ पे 13 है। ओके, तो इसमें दो नंबर का पेयर होता है। अब क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं है, तो इसको हम देखने के लिए क्या करते हैं, को प्राइम, ये दोनों नंबर को प्राइम तभी होंगे जब इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो, इसके बीच में और इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। कैसे? इन दोनों का चाहो तो फैक्टर करके आप देख सकते हो। और कॉमन फैक्टर इसमें कौन है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। ओके, यहाँ पे ये दोनों को प्राइम नंबर है। इज इट क्लियर? और यहीं पे मान लो 13 की जगह
13 की जगह 14 कर देते हैं, ठीक है। तो ये को प्राइम नहीं है, ये दोनों नंबर 12 और 14 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 तो कॉमन होता ही है, 1 तो सबके बीच में कॉमन होता है। कोई भी 2 नंबर ले लो, चाहे 4 नंबर, चाहे 10, 20, 100, 1000 कितने भी नंबर ले लो, 1 तो सब में कॉमन मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में 1 भी कॉमन है और इन दोनों के बीच में 2 भी कॉमन है, क्योंकि 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू, देखो ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 12 को, और 14 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 7। देखो 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, इसलिए 12 और 14 को प्राइम नंबर नहीं है। दीज आर नॉट को प्राइम नंबर, ओके। यहाँ पे ये को प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज दे हैव 2 कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 2, ओके। बट हियर इज द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर, दैट दोज नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1, ओके। केवल 1 को कॉमन फैक्टर रखते हो जो नंबर, उसी को हम को प्राइम फैक्टर कहते हैं। इसको हिंदी में सह अभाज्य कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, ओके। तो ये है को प्राइम नंबर। देन आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर। हाँ, तो इसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले किसी इसमें से √5 को हमने प्रूव किया था, इसको हमने होमवर्क में दिया था, एग्जाम्पल में भी √2 और √3 है, ओके। सबसे पहले इसको रेशनल मानते थे परिमेय, जो P/Q के फॉर्म में होता था। P/Q क्या है, को प्राइम होता था, अभी मैंने बताया। और को प्राइम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, ओके। अब क्या था, √5 को या √2 को अब A और B के फॉर्म में लिखते थे, ओके। A और B क्या होते थे, को प्राइम। अब पीछे कॉन्सेप्ट में हम A का एक और अदर फैक्टर फाइंड आउट कर लेते थे जो कि 2 होता था। A = 2, B = भी कोई इसी 2 को हम फाइंड आउट कर लेते थे। इट मीन्स कि A डिवाइडेड बाई 2 ऑल्सो, B डिवाइडेड बाई 2 ऑल्सो। इट मीन्स ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता था A और B का कॉमन फैक्टर 2 होता था। तो हम कहते थे कि नहीं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो केवल 1 ही होना चाहिए, यहाँ पे हमने लिखा है। बट ये 2 कहाँ से आ गया, तो ये दोनों कहाँ से आते थे, हमारे गलत धारणा की वजह से आते थे, गलत मान लेने की वजह से आते थे। इसलिए हम बोलते थे कि √3, √2, √5 ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है, ओके। तो ये था प्रूविंग वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद से था लास्ट टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल ऑल्सो, इरेशनल, ओके। देखो दशमलव प्रसार, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो इसको हमने किया था। मान लो यहाँ पे रेशनल है, ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। यहाँ पे भी यहाँ पे भी डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का था टर्मिनेटिंग, एक तो था टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या है, ओके। और एक टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग में ये था कि जब भी किसी नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है, इट मीन्स व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, ओके, इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे था 0 होता था, ठीक है। 0 क्या होता था, रिमाइंडर होता था। रिमाइंडर बिकम्स 0, देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रियल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग, ओके। और सेकेंड वाला था नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें 0 कभी होता ही नहीं था, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग में जब एक नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कभी 0 होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ नंबर आता रहता है, रिपीट होता रहता है, ओके। देन इन दिस केस रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। इन दिस केस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
but repeating. Okay, non terminating but repeating is the second case of rational number as a decimal expansion. Okay, तो non terminating but repeating में रिमाइंडर कभी जीरो होता ही नहीं था. ओके, कुछ ना कुछ आता रहता था, रिपीट हो रहा था. तो इस केस को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. क्लियर है. तो ये था रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग के केस में और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के केस में. क्लियर है. तो ये रेशनल नंबर था. ई रेशनल की बात करें तो ई रेशनल जस्ट इसका अपोजिट था. चलो यहाँ पे ये देख लेते हैं. ई रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है. इट मीन्स रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का जस्ट अपोजिट होता है ई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन. कैसा? अब देखते हैं. रेशनल में क्या है? टर्मिनेटिंग है. तो इसमें क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग का अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग. क्लियर है. नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग. अब सेकेंड वाला केस भी देख ले, क्योंकि ये भी तो रेशनल नंबर का है तो इसका भी तो अपोजिट होगा. अब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया. ओके, बट रिपीटिंग है तो रिपीटिंग का भी अपोजिट क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ओके, तो ई रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है. रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग. ओके, तो इस तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग को यहाँ पे हिंदी में शांत बोलते हैं. ओके, इसको बोलते हैं अशांत. ठीक है, इसको बोलते हैं अशांत. ओके, और रिपीटिंग को आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती. ओके, तो अब यहाँ पे हो जाएगा अशांत. अब ये हो जाएगा अनावर्ती. ओके, अनावर्ती. ये हिंदी होती है इनकी. हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे इसको. तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ई रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर का होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये दोनों होता है रेशनल नंबर का. ओके, देन आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फ्रेंड्स. और ये था लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रियल नंबर. ओके, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि लास्ट वाली एक्सरसाइज हम लोगों ने 1.4 किया था. उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे. ठीक है, तो आई होप सो कि रिवीजन समझ में आया होगा फ्रेंड्स. और एक आपके माइंड में कॉन्सेप्ट भी बना होगा कि हाँ, इस टॉपिक में ये टॉपिक हमने पढ़ा, इस चैप्टर में हमने ये टॉपिक पढ़ा था. ये टॉपिक मेरा क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है. और जो टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसको आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. कहीं से भी आप कोई फ्रेंड है या मम्मी पापा या कहीं भी, या किसी चैनल पे या कहीं भी नहीं मिलता है तो आइए यूट्यूब चैनल, ये यूनिक नोट्स पे. ओके, चैनल का नाम है यूनिक नोट्स. इस यूनिक नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा विद फुल डिटेल्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं. ओके, और सारी वीडियोस अब आपको मिलती रहेगी. वैसे ये अभी मैंने ओपन किया नया अभी चैनल है यूनिक नोट्स मेरा. ठीक है, तो अभी ज़्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगी, बट यहाँ से कंटिन्यू वीडियो आपको